नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण और आज आपसे मैं चर्चा करूंगा होब्स के ऊपर कि पिछले जो पेपर्स हुए हैं, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ में हो जो एनटीए ने लिए हैं या विभिन्न पीएससीज के और विशेष करके आरपीएससी के, क्योंकि वर्तमान में आप ये देखें, चाहे मुद्दा हरियाणा का हो, पंजाब का हो, उत्तराखंड का हो, हिमाचल का हो या फिर उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, बिहार का हो या झारखंड का हो, यानी मैं इन हिंदी भाषी राज्यों की चर्चा कर रहा हूं। हिमाचल भी आप शामिल कर लीजिए। इन हिंदी भाषी राज्यों में राजनीति विज्ञान की जो स्थिति है और राजस्थान में जो राजनीति विज्ञान की स्थिति है, उनमें दिन रात का अंतर है। अगर आप में से हिंदी भाषी राज्यों में से कोई राजस्थान की राजनीति जो स्थिति है, राजनीति विषय की जो स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग अगर तैयारी करता है तो आप कोई भी एग्जाम किसी भी राज्य में पास कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम राजस्थान की राजनीति विज्ञान का जो स्टैंडर्ड है विषय का, वो बहुत हाई चल रहा है। एंड्रू हैवॉर्ड, राजीव भार्गव, इयान एडम्स, पता नहीं कौन कौन सी नई नई किताबें पढ़ी जा रही है। और बाकी मैं ये नहीं कहता उनका भी स्टैंडर्ड अच्छा है, लेकिन इतना हाई स्टैंडर्ड नहीं हुआ अभी भी। आप जब भी जेएनयू के डीयू के एंट्रेंस टेस्ट देखते हैं, उनके अकॉर्डिंग चल रहा है आजकल। विशेष करके पीजी और पीएचडी के जो एमफिल के एंट्रेंस टेस्ट है पॉलिटिकल साइंस के, डीयू के और जेएनयू के, उनसे भी हाई फाई स्टैंडर्ड है राजनीति विज्ञान का राजस्थान में। विशेषकर पीएससी जो एग्जाम ले रही है उनके अंदर। तो इसलिए मैं कह रहा था कि चाहे यूजीसी नेट में आए हुए क्वेश्चन हो या आरपीएससी के हो या अदर पीएससीज के हो, उन सब महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं चर्चा करूंगा। और आज हम उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जिनका संबंध हॉब्स से है। थॉमस हॉब्स ब्रिटेन का ये महान समझौतावादी राजनीतिक विचारक, जो राज्य को कृत्रिम मानता है और जहां से शुरुआत होती है कृत्रिम राज्य की उत्पत्ति की, लोगों के वास्तविक अधिकारों की, स्वतंत्रताओं की, जहां से प्रेरणा मिलती है उदारवाद को। तो होब्स के ऊपर क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, इसके आसपास हेर फेर करके कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसने ये कहा कि स्वतंत्रता विरोध की अनुपस्थिति है, एब्सेंस ऑफ अपोजिशंस है। प्रतिरोध या विरोध की अनुपस्थिति के रूप में किसने परिभाषित किया है स्वतंत्रता को, और विरोध भी कौन सा? ऐसा विरोध जो आपकी बाह्य गतियों को रोकता हो। देखिए, गतियां दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक गति, एक बाह्य गति। आंतरिक गति में तो आपकी शारीरिक गतियां आती है, आपका श्वसन तंत्र है, आपका पाचन तंत्र है, आपका रुधिर तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, ये तो आंतरिक गतियां हैं। बाह्य गतियां वो है जो मस्तिष्क में उद्दीपकों की वजह से पैदा होती है। मस्तिष्क में जो इच्छाएं पैदा होती है बाह्य उद्दीपकों की वजह से। बाहर आप कोई चीज देखते हैं, आपने देखा किसी के पास बहुत बड़ा घर है, वो उसने उद्दीपक का काम किया और वो छवि आपके मन में मस्तिष्क में बन गई कि आपके पास भी इतना बड़ा घर होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग फिर आप उस घर, ऐसे घर बनाने के लिए प्रयास करते हैं, संपत्ति प्राप्ति के प्रयास करते हैं या और कोई कार्य करते हैं, उस घर को हड़पने का प्रयास करते हैं। ये सारी गतियां बाह्य गतियां हैं, यानी आपके मस्तिष्क में उद्दीपकों से जो प्रभाव पड़ता है उससे इच्छाएं पैदा होती है। इच्छाएं आपको बाह्य गतियां पैदा करने के लिए प्रेरित करती है, और इन बाह्य गतियों के जिनके माध्यम से आप अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं, आप जिनके माध्यम से सुख लेना चाहते हैं, उन सुखों में कोई बाधा नहीं हो, कोई विरोध नहीं हो, यही स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता को होब्स ने विरोध की अनुपस्थिति के रूप में माना है, एब्सेंस ऑफ अपोजिशन के रूप में माना है। ये स्वतंत्रता की छोटी सी परिभाषा है उनकी। और विरोध में कौन सा? बाह्य गतियों का विरोध नहीं होना चाहिए। आंतरिक गतियां चलती रहती है, उनमें तो विरोध अवरोध आते रहते हैं, अटैक वगैरह होते रहते हैं, वो कोई मुद्दा नहीं है। तो इसका उत्तर खैर अपन थॉमस हॉब्स कर रहे हैं तो स्वाभाविक आप ये है इसका उत्तर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं कि हॉब्स के अनुसार मनुष्य नहीं है। देखिए, हॉब्स के अनुसार मनुष्य संवेदनाओं का दास है, वो तृष्णाओं इच्छाओं का दास भी है। वो संवेदनाएं
जो मस्तिष्क में पैदा होती है बाह्य उद्दीपकों की वजह से। मैं उद्दीपक बार बार चर्चा कर रहा हूं। इसका तात्पर्य यह है कि कई बार आपने साइको में यह पढ़ा होगा कि एक रसगुल्ले को देख के और कुत्ते के मुंह में लार आती है भोजन को देख के, तो भोजन उद्दीपक है। तो संवेदनाएं पैदा होती है हमारे मन में, तो हम संवेदनाओं के दास हैं। ये इन संवेदनाओं से इच्छाएं पे तृष्णाएं पैदा होती है, हम तृष्णाओं के दास हैं। हम भय के भी दास हैं। इस भय की दास की वजह से ही मनुष्य आपस में झगड़ता है और प्राकृतिक अवस्था में किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं है। लेकिन वो लेवियाथन का दास नहीं है, गुलाम नहीं है। मानते हैं कि लेवियाथन की जो सत्ता है वो निरंकुश सत्ता है, लेकिन मनुष्य उसका दास नहीं है। मनुष्य ने आपसी समझौता करके उसको बनाया है, और अगर वो उसके जीवन की रक्षा नहीं कर पाएगा तो उसको हटा भी सकता है। उस लेवियाथन को, उस राज्य का वो विरोध भी कर सकता है, उसका दास नहीं है। तो मनुष्य संवेदनाओं, तृष्णाओं और भय के अकॉर्डिंग चलता है, वो लेवियाथन का दास नहीं है। तो ये है इसका उत्तर कि मनुष्य क्या नहीं है, वो लेवियाथन का दास नहीं है। होब्स, लोक और रूसो एक मत है। तो आप सिंपल क्वेश्चन है ये, तीनों किस मुद्दे पे एक मत है? देखिए ये तो मुद्दा है नहीं, क्यों देवीय इच्छा का तो जो मध्य काल में चला करती थी, तीनों विरोध करते हैं कि राज्य देवी इच्छा से पैदा नहीं हुआ, राज्य का स्वरूप है वो देवताओं ने नहीं दिया उसको जन्म देवताओं ने नहीं दिया है, यानी ईश्वरीय करती नहीं है राज्य। तीनों विरोध करते हैं। राज्य शक्ति का परिणाम है, ये भी नहीं मानते। राज्य विकास का परिणाम है, ये नहीं मानते। तो राज्य फिर कैसे पैदा हुआ? तो ये तीनों सामाजिक समझौतावादी, उनके ये कहना है कि राज्य सामाजिक समझौते का, यानी आपसी समझौते और आपसी सहमति का परिणाम है। इस प्रकार राज्य एक न तो ईश्वरीय संस्था है, न ही विकासमान संस्था है, और न ही एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है जैसा कि अरस्तु और प्लेटो कह गए, बल्कि राज्य समझौते का परिणाम है और एक कृत्रिम संस्था है। होब्स के अनुसार प्रजा को संप्रभु के विरुद्ध प्रतिरोध का अधिकार है। प्रजा को संप्रभु यानी लेवियाथन या कॉमनवेल्थ यानी राज्य के विरुद्ध वो प्रतिरोध कर सकती है, लेकिन ये अधिकार है कब? व्यक्ति कब कर सकता है राज्य का विरोध? हम कहते हैं कि इसका लेवियाथन है, वो तो निरंकुश है, तो फिर कब विरोध हो सकता है? क्योंकि निरंकुशता का तो विरोध हो नहीं सकता। ये तब हो सकता है जब प्रजा के जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाता है राज्य, और उनके जीवन को भयंकरात करता है, यानी उनका जीवन को भयभीत करता है। तो यानी आप समझौता भंग कर सकते हैं होब्स के अकॉर्डिंग, लेकिन एक ही शर्त पे आप समझौता भंग करके राज्य को भंग कर सकते हैं, और वो आधार ये है कि अगर ये आपकी जीवन रक्षा नहीं कर पाए और अगर आपके जीवन को भयभीत करे, तो फिर उस लेवियाथन का, उस राज्य का, उस कॉमनवेल्थ का फायदा ही क्या है? क्योंकि हमने ये बनाया किस लिए था? होब्स कहता है कि कॉमनवेल्थ का निर्माण इसलिए किया जाता है, राज्य का निर्माण इसलिए किया जाता है, संप्रभु का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन है उसको सुरक्षित रखा जा सके। और अगर यही काम नहीं हो पा रहा है, मूल काम आत्मरक्षा ही नहीं हो पा रही है, तो ऐसे लेवियाथन का फिर कोई फायदा नहीं। उसको हटाया जा सकता है, उसके विरुद्ध प्रतिरोध और विरोध किया जा सकता है। तो ये है प्रजा की स्वतंत्रता को आश्वास नहीं, इसका संबंध नहीं है। सामंतों की देखरेख इसका नहीं है। राज्य में असमानता को नियंत्रित करने में नहीं, इसका काम समानता स्थापित नहीं करना, इसका एक ही काम है आत्मरक्षा करना। मूल कार्य है राज्य का कि जिन्होंने समझौता किया है उनके जीवन की वो रक्षा करे। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो जिन लोगों ने समझौता करके राज्य बनाया है उस राज्य का वो विरोध भी कर सकते हैं। तो ए है इसका उत्तर। कौन सा कथन होब्स से नहीं जोड़ा जा सकता? मनुष्य प्रकृति से स्वार्थी होता है, बिल्कुल होता है, बुरा होता है, आत्म प्रेमी होता है, खुद के बारे में सोचने वाला होता है, शक्ति प्रेमी होता है, अन्यथा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सत्य कथन है। प्राकृतिक अवस्था में शिक्षा मनुष्यों को समाज के लिए उपयुक्त बनाती है। देखिए, प्राकृतिक अवस्था एक पिछड़ी हुई अवस्था है जो प्रत्येक के खिलाफ मारने की अवस्था है, और ऐसी अवस्था में शिक्षा नहीं हो सकती। न शिक्षा है, न व्यापार है, न ही सामाजिक रीतियां हैं, न ही प्रोस्पेरिटी है, न ही धन है, यानी संपत्ति भी नहीं है। ऐसी
आपसी लड़ने झगड़ने की क्रूर छोटी सी अवस्था है, वो प्राकृतिक अवस्था है। तो शिक्षा तो इसमें है ही नहीं, ये तो मान के चलिए। मनुष्य स्वयं के लिए सारी खुशी ला सकते हैं जो वे चाहते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य जो खुशी चाहते हैं वो सारी ला सकते हैं। और कैसे ला सकते हैं? कॉमनवेल्थ के माध्यम से ला सकते हैं, वो अपने राज्य और लेवियाथन के निर्माण के द्वारा ला सकते हैं। यानी राज्य कृत्रिम है, इस लाइन का तात्पर्य ये है। क्योंकि मनुष्यों का सबसे बड़ा दुख क्या है? उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। न छोटी मछली सुरक्षित है, न ही बड़ी मछली सुरक्षित है। बड़ी मछली है वो छोटी मछलियों को खा जाती है, और छोटी मछलियां एक होके और बड़ी मछली को मार देती है। तो ऐसे मत्स्य न्याय वाले समाज में अगर आपको खुशी चाहिए तो खुशी देगी आपकी आत्मरक्षा का अधिकार। तो और मनुष्य उस आत्मरक्षा के अधिकार को ला सकते हैं आपस में सामाजिक समझौता करके। ठीक है, समस्त राज्य भक्ति सहमति पर आधारित है। बिल्कुल, राज्य जो बनेगा वो कैसे बनेगा? सहमति से बनेगा। तो एक है वो जोड़ा जा सकता है, सी जोड़ा जा सकता है, डी जोड़ा जा सकता है, लेकिन बी नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए इसका उत्तर बी है। आगे बढ़ते हैं। किस विचारक ने होब्स को बुर्जुआ बाजार समाज, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बुर्जुआवाद का और पूंजीवाद का और उदारवाद का समर्थन करता है, इतिहास के रूप में चित्रित करते हुए उसके प्राकृतिक व्यक्ति को उखड़ा हुआ मनुष्य कहा। उखड़ा हुआ मनुष्य का तात्पर्य है कि वो व्यक्ति जो सामंती समाज से उखड़ के और पूंजीवादी समाज की तरफ जा रहा है, रूढ़िवादिता को छोड़ के और वो उदारवाद की तरफ जा रहा है, वो पुरानी चीजों को छोड़ रहा है, नई चीजों को अपना रहा है। तो ये कहा है C.B. मैकफर्शन ने होब्स के लिए कि ये जो होब्स है और ये लोक है, दोनों के लिए वो कहता है। एक पुस्तक है C.B. मैकफर्शन की। देखिए, C.B. मैकफर्शन कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं। C.B. मैकफर्शन, और ये समतावादी है। समाज में समाजवाद के माध्यम से ये समानता की स्थापना करना चाहते हैं। थोड़ा सा झुकाव है इनका समाजवाद की ओर। तो C.B. मैकफर्शन की एक पुस्तक है पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, होब्स टू लोक, स्वतोमूलक व्यक्तिवाद होब्स से लेकर लोक तक। यानी होब्स और लोक है वो स्वतोमूलक व्यक्तिवादी है, और वो ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कल्याण के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए स्वयं जिम्मेवार है, राज्य उसकी सहायता नहीं करेगा। तो यहीं से ये वाक्य लिया हुआ है उसी पुस्तक से कि होब्स को उसने बुर्जुआ बाजार समाज का व्यक्ति कहा है कि ये पूंजीवाद का समर्थन करते हैं। न केवल होब्स बल्कि लोग के लिए भी ऐसी शब्दों का प्रयोग करता है वो। तो ये C.B. मैकफर्शन ने कहा है। साथ में पुस्तक की भी चर्चा कर ली, स्वतोमूलक व्यक्तिवाद होब्स से लेकर लोक तक। होब्स के विचारों के संदर्भ में दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ना है। बिल्कुल, ये पहला कथन पढ़ लिया है, राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य प्राकृतिक है। ये अरस्तु और प्लेटो मानते हैं। देखिए, हम ज्यादा नहीं करेंगे, 3 आधार करते हैं, प्लेटो और अरस्तु, सुकरात भी शामिल कर लीजिए। ये कहते थे राज्य स्वाभाविक है, यानी राज्य प्राकृतिक है। जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता जाएगा अपने आप ही राज्य का निर्माण हो जाएगा एक समूह के रूप में। ये अपने स्वाभाविक इच्छाओं से पैदा होता है राज्य, यानी राज्य प्राकृतिक है। फिर आया, ये था ग्रीक युग, फिर मध्य युग आया। मध्य युग जिसको हम अंधकार का काल कहते हैं, जब धर्म तर्क के और विज्ञान के ऊपर हावी हो गया था, तब कहा कि राज्य प्राकृतिक नहीं है बल्कि राज्य है ये ईश्वरीय है। राज्य ईश्वरीय है, यानी ईश्वर की उत्पत्ति है ये। और उसके बाद मध्य युग के बाद जब आधुनिक युग आया तो इसमें यह कहा गया कि राज्य न तो ईश्वर की पैदाइश है, न ही देवताओं ने पैदा किया, ईश्वर है देवताओं ने, और न ही प्राकृतिक है, बल्कि राज्य कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है।
और मनुष्य ने जैसे टाइम देखने के लिए घड़ी बनाई, लिखने के लिए पेन बनाया, उसी प्रकार अपने रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उसने राज्य का निर्माण किया। तो राज्य एक कृत्रिम संस्था है। आधुनिक विचारकों में जो सामाजिक समझौतावादी हॉब्स लोग, रूसो वगैरह यही मानते हैं। तो राज्य एक कृत्रिम संस्था है, ठीक है, राज्य प्राकृतिक है, नहीं, ये तो प्लेटो अरस्तु वगैरह मानते हैं। उसका दर्शन भौतिक शास्त्र से प्रभावित है, बिल्कुल। खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र इनसे प्रभावित है, ज्यामिति से भी प्रभावित है, जियोमेट्रिक्स से भी, बिल्कुल ठीक है। मानव को वस्तु आकर्षित करती है, विकर्षित नहीं करती, ये भी सही है। तो इसका उत्तर तो सही उत्तर होना चाहिए था 1, 3 और 4। लेकिन देखिए 1, 3 और 4 तो है नहीं, तो 1 तो मानना ही पड़ेगा आपको। 1 के साथ 3 और 4, 1 4 है, 1 3 है, तो इसका उत्तर जो माना हुआ है, मैं एक्चुअल बता दूं, वो माना हुआ है 1 और 3, क्योंकि 1 3 और 4 तीनों होना चाहिए था। वस्तुओं का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य में जो लालसाएं पैदा होती है, चीजें आकर्षित करती है मनुष्य को, मनुष्य सुख चाहता है, सुख है वो भौतिकवादी सुख है, वो विकसित नहीं करती मनुष्य को। तो 1 और 3 इसका माना हुआ है, हालांकि इसका 1 3 और 4 होना चाहिए था। कौन स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी, पहले हम कह रहे थे विरोध की अनुपस्थिति, एब्सेंस और अपोजिशन, अब हम कह रहे हैं कानूनों की चुप्पी, साइलेंस ऑफ द लॉज के रूप में कौन परिभाषित करता है? थॉमस हॉब्स। कि कानून जितने चुप रहेंगे स्वतंत्रता उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि राज्य के कानून है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा पैदा करते हैं। हॉब्स ने स्वतंत्रता को लेवियाथन में प्रतिरोध की अनुपस्थिति, फिर वही आ गया विरोध या प्रतिरोध की अनुपस्थिति, ये लेवियाथन में कहा है इन्होंने। चलो ये भी क्वेश्चन तैयार हो गया। देखिए ऐसे ही आप अगर ओल्ड क्वेश्चंस करके जाते हैं तो मान के चलिए 100 में से 4-5 क्वेश्चंस है जो ओल्ड क्वेश्चन है वो हूबहू नहीं है, तो उनके अकॉर्डिंग छोटे मोटे यहां वहां चेंज करके आप उनको सही कर सकते हैं। तो ये आ गया वही बात, लेवियाथन में है ये प्रतिरोध की अनुपस्थिति। पहले जो क्वेश्चन किया था एब्सेंस और अपोजिशन के रूप में वर्णित किया। प्रतिरोध से उसका तात्पर्य क्या था? क्या होता है अपोजिशन? गति की आंतरिक दशाएं नहीं, गति की प्राकृतिक बाधाएं नहीं, प्राकृतिक बाधा इसमें नहीं आती, गति की विधिक बाधाएं आ सकती है, लेकिन ये मूलतः है गति की बाहरी बाधाएं। आपकी जो गतियां हैं, जो आपकी खुशियों के लिए जरूरी है, आपके सुखों के लिए जरूरी है, अगर उन गतियों में अगर कोई बाधा पैदा हो रही है, आपके सुख में कोई बाधा पैदा हो रही है, आपकी इच्छाओं में बाधा पैदा हो रही है, तो इसका मतलब स्वतंत्र नहीं है। इसलिए लेवियाथन में प्रतिरोध की अनुपस्थिति के बारे में कहा है कि आपकी गतियों के ऊपर बारी बाधाएं नहीं होनी चाहिए, आप अपनी इच्छा से कुछ कर पाए, यही है स्वतंत्रता। ये होब्स ने कहा है। थॉमस होब्स की ये पुस्तकें हैं, उसमें से एक का शीर्षक ये है, यानी इसका एक नाम ये है, द मैटर फॉर्म एंड पावर ऑफ ए कॉमनवेल्थ एक्लेजियास्टिकल एंड सिविल। मैटर, फॉर्म, आत्मा, पावर, ये इस पुस्तक का पूरा नाम है जिसको हम लेवियाथन कहते हैं। ये लेवियाथन का शीर्षक है, ये वाला जो है। ये तो एक फैक्ट था। देखिए कई बार आप ये देखें, कई विचारकों की जो पुस्तकें है ना, उनके अपने पास अधूरे नाम होते हैं, तो आप जब भी पढ़े ना तो पुस्तक का पूरा नाम जरूर पढ़ लें, सर्च कर लें, उस पुस्तक का पूरा नाम भी मिल जाएगा, और जहां भी आपको जगह मिले उस पुस्तक का पूरा नाम लिख लीजिए आप। निम्नलिखित में से किन विचारकों के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति की संस्था विद्यमान नहीं थी? देखिए थॉमस होब्स कहता है कि उस समय न व्यापार था, न वाणिज्य था, न शिक्षा थी, न नेविगेशन था, या नेविगेशन में नौचालन नहीं था, क्योंकि किसी का भी जो रिजल्ट कह लीजिए या किसी के जो प्रयास थे या जो परिणाम सुरक्षित नहीं थे। परिणाम सुरक्षित का तात्पर्य है कि आप जो मेहनत करके जो प्राप्त करते हैं, अगर वो चीज सुरक्षित नहीं है तो आप उस चीज की इच्छा ही छोड़ देंगे। आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप अच्छी जमीन बनाना चाहते हैं, आप अच्छा घर बनाना चाहते हैं, आप सोना लाना चाहते हैं,
आप अच्छी कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि डाकू आपका सोना नहीं छोड़ेंगे, चोर आपकी कार नहीं छोड़ेंगे, कोई आपका पीट के आप उसका घर छीन लेगा, तो ऐसे में आप इनकी प्राप्ति के प्रयास ही नहीं करेंगे। तो जो प्राकृतिक अवस्था है थॉमस हॉब्स की, उसमें ऐसी स्थिति है, आपके परिणाम सुरक्षित नहीं है, रिजल्ट सुरक्षित नहीं है आपके। आप जो भी प्रयास करते हैं, प्रयास करके जो कुछ बनाते हैं वो सुरक्षित नहीं, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था है, सारे लोग, हर एक व्यक्ति के विरुद्ध है। तो ऐसे में संपत्ति पैदा ही नहीं हो सकती, क्योंकि संपत्ति पैदा होने के लिए आपके परिणाम सुरक्षित होने चाहिए, आपका फल सुरक्षित होना चाहिए। आप फल के लिए प्रयास ही तभी करेंगे जब आप फल प्राप्त कर रहे हैं उसका उपभोग कर पाए। अब आप पता है आपने फल प्राप्त किया लेकिन वो फल सुरक्षित नहीं है, तो आप फल के प्रयास ही नहीं करेंगे। तो यहां चूंकि फल सुरक्षित नहीं है इसलिए संपत्ति नहीं है, क्योंकि संपत्ति हड़प लेते हैं दूसरे लोग। तो थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति नहीं है। जॉन लॉक, मजेदार मुद्दा कि जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था अच्छी है, स्वाभाविक है, एक दूसरे के साथ सहयोग वाली है, और इस संस्था के में इस प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति भी है। लेकिन संपत्ति है तो सही, लेकिन कई बार समाज में हलचल होती है तब गड़बड़ हो जाती है, बाकी संपत्ति है इस अवस्था में। जे रूसो कहता है कि दो अवस्थाएं आई। पहली जो प्राकृतिक अवस्था का पहला चरण था उसमें कोई संपत्ति नहीं थी, फिर दूसरे चरण में संपत्ति आई और उसकी संपत्ति आती ही प्राकृतिक अवस्था खत्म हो गई। जब एक व्यक्ति ने यह कहा कि ये जमीन का टुकड़ा मेरा है, और बाकी लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया कि ठीक है जो तूने बाड़ लगाई है वो संपत्ति तेरी है, उसी दिन से प्राकृतिक अवस्था समाप्त हो जाती है, वो अंतिम चरण है। तो प्राकृतिक अवस्था की जो रूसो की है उसमें भी संपत्ति नहीं है। जितना कुछ इस प्रकृति में है, जनसंख्या कम है, खाने के लिए खूब भोजन है, पेड़ है, नदियां हैं, खुले मैदान है, जनसंख्या कम है तो परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, तो सारी संपत्ति सामूहिक है, जो कुछ संसाधन है वो सामूहिक है, निजी कुछ भी नहीं है। लोग जानते नहीं है संपत्ति होती क्या है। संपत्ति तो उस दिन पैदा होती है जिस दिन जनसंख्या बढ़ जाती है और आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब एक व्यक्ति क्या करता है, दूसरों के हिस्से को हड़प के और ये कहता है ये मेरी संपत्ति है, उस दिन तो प्राकृतिक अवस्था खत्म ही हो जाती है। तो रूसो की प्राकृतिक अवस्था में भी संपत्ति नहीं है। तो ये दो ही विचारक है, थॉमस हॉब्स और जे रूसो, जो कहते हैं प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति नहीं थी। तो 1 और 3 इसका उत्तर है। किसका कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत और बेचैन इच्छा है, और जिसका अंत कहां होता है, मृत्यु के साथ होता है। इसका तात्पर्य है कि शक्ति की अच्छा ऐसी अदम्य इच्छा होती है कि या जना ही खत्म हुआ, जन थे मुसाणाम पून जाओ, जो लकड़ी घेर दिया थारा ऊपर घी घेर दिया, जना खत्म हुआ, जब ताई थे जिंदा हो आ इच्छा खत्म हो गई। शक्ति की इच्छा, प्रभुत्व की लालसा, स्वार्थ, ये कभी समाप्त नहीं होते। ये हॉब्स का कहना है, ये तभी समाप्त होते हैं जब हम क्या है, हम ग्रेवयार्ड में पहुंच जाते हैं, मृत्यु होती है। और ये कहना है हॉब्स का। इसलिए हम कहते हैं कि हॉब्स एक यथार्थवादी विचारक है जो शक्ति को बड़ा महत्वपूर्ण मानता है। तो जैसे हम हॉब्स को पढ़ते हैं तो साथ मैकियावेली को भी पढ़ते हैं, उसके साथ कौटिल्य को भी पढ़ते हैं, पुराने टाइम में संजू को भी पढ़ते हैं, इन सब विचारकों को पढ़ते हैं। तो हॉब्स ने कहा है ये सारा कि शक्ति अत्यंत आवश्यक है, प्रत्येक व्यक्ति शक्ति का भूखा है। सूची है, मिलान करना है, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत है। देखिए हॉब्स का जो राज्य है वो निरंकुशतावाद पे आधारित है, क्योंकि लेवियाथन के पास इतनी शक्ति है कि कोई उसके सामने बोल नहीं सकता। लॉक, जॉन लॉक कहता है कि हॉब्स ने गड़बड़ कर दी। हॉब्स ने गड़बड़ ये की है कि उसने लोमड़ियों से बचने के लिए व्यक्ति को शेर के आगे धकेल दिया है। तो लोक निरंकुश शासन की बजाय संवैधानिक शासन का और सीमित शासन का समर्थन करता है। यहां संवैधानिक शासन का तात्पर्य है सीमित शासन, और सीमित शासन का तात्पर्य है सीमित राज्य, जहां राज्य की शक्तियां व्यक्ति के अधिकारों की वजह से सीमित हो जाती है। यहां व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है राज्य की बजाय। रूसो की है लोकप्रिय संप्रभुता, यानी जो ताकत है, संप्रभुता है, निर्णय लेने की क्षमता है, कानून बनाने की
का जो सामर्थ्य है वो हर एक व्यक्ति के पास है, वो सामान्य इच्छा के माध्यम से प्रकटीकरण होता है। तो लोकप्रिय संप्रभुता रूसो की है। अब आ गया है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है वो जॉन स्टुअर्ट मिल का है, क्योंकि मिल का ये कहना है कि जो लोकतंत्र है, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र, उसमें दिक्कत ये आती है, इसमें जो बहुसंख्यकवाद आ जाता है कई बार, तो अल्पसंख्यक मतों को कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि यहां वोट गिने जाते हैं। कुल मिला के फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो पद्धति है, जो ज्यादा वोट लेगा वो जीतेगा, उसमें बहुसंख्यकवाद हावी हो जाता है, अल्पसंख्यकों को दबाया जाता है, उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। तो उनको अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसकी एक अच्छी पद्धति कौन सी? अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसकी चर्चा की थी, तब एक लोकतंत्र ज्यादा प्रतिनिधित्वकारी हो जाता है। तो ये मिलान हो रहा है, हो ही नहीं रहा, ए का 4 ये हो रहा है, बी में 4 3 2 1, बी है इसका उत्तर। तो ये दोस्तों हमने चर्चा की थॉमस हॉब्स की। अब आप जो कुछ पढ़ेंगे आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, तब थॉमस हॉब्स आप सुनेंगे और पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।